प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्टार एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कुमार कुलदीप बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्किल वृत्त का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेटा बेसिक डेफिनेशन और प्रमेय फर्स्ट पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो हमारी थ्योरम नंबर सेकंड है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे कि डेली बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे होगा कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर जो मैं मैथ्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोगों के पास ये एनसीईआरटी वाली बुक नहीं है तो पहले जाए आप लोग क्या कीजिए, एक एनसीईआरटी वाली बुक ले लीजिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, और साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, देखो एक्सरसाइज प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये तो है हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं भाई। बेटा ये क्या बना दिया मैंने, एक वृत्त बना दिया, इसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, अब देखो हमें स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, देखो मैंने एक स्पर्श रेखा यहां से खींच दिया। एक मिनट, स्पर्श रेखा क्या होती है, वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा ना। तो ऐसे टच कराओ एक बिंदु पर। ठीक है, ये यहां पर टच कर रही है। फिर दूसरी स्पर्श रेखा ये मान ली यहां पर टच कर रही है। ठीक है, तीसरी स्पर्श रेखा यहां पर टच कर रही है, चौथी यहां पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, देखो जो ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त पर बहुत सारे स्थानों पर रेखा क्या हम लोग खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो इस बिंदु से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पर कोई एक बिंदु है इससे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब वृत्त की जो हमारी परिधि है यहां से हम मतलब कहीं पर भी से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक, तो हम लोग ये बताएंगे कि एक वृत्त में हम लोग अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अनेक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, अनंत। क्या लिखा क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आंसर बेटा हमारा क्या आएगा, अनंत। ठीक है, अनंत मतलब बहुत सारी। नई बात की नहीं आई। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या लिखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब हमें यह बताना है जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। भाई स्पर्श रेखा जो होती है वो कितने बिंदु पर काटती है, केवल एक ही बिंदु पर तो काटती है ना। यहाँ पर हम लोग क्या बनेंगे, एक। भाई लिखा ना, क्या लिखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, केवल एक। केवल एक भरो या केवल एक भर दो, ऐसे एक भर दो, कुछ भी ठीक है, नो प्रॉब्लम ना। मतलब भाई जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को केवल एक ही स्थान पर प्रतिच्छेद करती है, कई स्थानों पर प्रतिच्छेद करती है, एक स्थान पे ना। तो क्या बनेंगे हम लोग, एक। सेकेंड नंबर इसी के सेकेंड में आ जाते, क्या लिखा है, लिखा बेटा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मैंने बताया था जब छेदक रेखा पढ़ाई थी, छेदक रेखा की डिफिनेशन मैंने क्या बताई थी, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसी को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल के आ रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो हम लोग क्या बनेंगे बेटा, छेदक रेखा बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, क्या बनेंगे, छेदक रेखा। हो गया। थर्ड नंबर पे आओ आप लोग। थर्ड नंबर क्या लिखा है, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितने वृत्त है भाई, एक वृत्त है। ठीक, ये एक वृत्त है हमारा, इसमें
कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती? समांतर मतलब क्या होता है? समांतर समझ लो, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं आप लोग 8th और 7th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, 6 में भी पढ़े होंगे। देखो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं। एक रेखा ये हमारी क्या है? ए बी, और ये क्या है? दूसरी रेखा कौन सी? सी डी, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, ठीक है। अगर बात आती है समांतर रेखाओं की डिफिनीशन की, तो हम लोग बताएंगे ऐसी रेखा या वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है, ठीक है। देखो इसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? एक्स, ये भी दूरी कितनी होगी? एक्स, यहां पर भी दूरी कितनी होगी? एक्स। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। नहीं, यही बात है ना, एकदम सरल। मतलब ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। अगर ये डिफिनीशन नहीं समझ आ रही तो आप दूसरी डिफिनीशन समझो, ठीक है। देखो क्या होता है, एक रेखा हमारी क्या है? ए बी, दूसरी रेखा क्या है? सी डी। तो इन दोनों रेखाओं को आगे या पीछे चाहे जितना बढ़ाओ, तो ये एक दूसरे को कभी भी काटे ना। तो इन रेखाओं को भी क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। नहीं, इसमें बात देखो भाई, ए बी है, इसको बढ़ा दो ऐसे, ये सीधा चली गई, और सी डी है, इसको भी सीधा बढ़ा दो ऐसे, ये चली गई। तो क्या ये दोनों रेखाएं कभी किसी को काट रही? नहीं काट रही भाई, ये सीधा हमेशा ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। इन दोनों रेखाओं को क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालो समांतर रेखाएं, और उसमें लिख लेना नोट्स पॉइंट में ना, मतलब ठीक है। क्या लिखोगे? वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। या लिख दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती? समान होती, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं, ठीक है। तो वही बात क्वेश्चन 3rd नंबर में बोली जा रही, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो भाई देखो, एक मैंने स्पर्श रेखा ये खींच दी और एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, समांतर रेखा की बात की जा रही थी ना, तो कितनी हो सकती है? केवल और केवल 2। हम लोग आंसर में क्या देंगे? 2, ठीक है। और 4था नंबर क्वेश्चन क्या है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? क्या बोला जा रहा है? वृत्त, ठीक है, और जो स्पर्श रेखा होती है उसका जो ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। समझे ना बात? मतलब जो वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, ठीक है। समझ ना बात? चलिए अब हम लोग देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? बात तो समझ में आ ही रही होगी ना आप लोगों को। चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। नीचे 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 13 सेंटीमीटर, चौथा है 8.5 सेंटीमीटर मतलब 8.5 सेंटीमीटर, तीसरा है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक। तो इन चारों विकल्पों में से कोई एक ही विकल्प सही होगा, वो हमें सवाल सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। देखो बेटा, क्या करना है, जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे जैसे हम लोग काम करते चलेंगे, ठीक। क्या लिखा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो हम लोग क्या किए? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिए, ठीक है। त्रिज्या क्या है? ओपी। ओपी जो है हमारी वो क्या है? त्रिज्या। इसकी वैल्यू कितनी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात आती है आगे, फिर क्या लिखा है? वृत्त के बिंदु P पर, ये बिंदु क्या है? P पर स्पर्श रेखा PQ, ये मैंने स्पर्श रेखा PQ खींच दी, ठीक है। आगे लिखा है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है, मतलब जो Q है वो O से मिलाया जा रहा है, ठीक है। लिखा है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब जो OQ रेखा है इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और आगे लिखा है तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई ज्ञात करना है बेटा? में PQ की, ठीक है। देखिए कैसे बेटा, देखो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। त्रिभुज कौन सा बनना है बेटा? OPQ, ये त्रिभुज बन रहा है हमारा, ठीक है। अब ये देखना है कि ये त्रिभुज कैसा है। देखो बेटा, हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 10.1 पढ़ी थी। वहां पर ये बताया जा रहा था कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जो ये त्रिज्या है बेटा, और ये क्या है? स्पर्श रेखा है। जो त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर लंब होगी। लंब मतलब क्या? इसके साथ कितने कोण बनाएगी? 90 अंश का, ठीक है।
समझ में आ रही ना बात। हम लोग भाई प्रमेय पढ़ चुके 10.1, वहां ये बताया जा रहा था कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती। ये स्पर्शरेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होगी। इसका मतलब यहाँ पर कितने अंश कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर 90 अंश कोण बन रहा है तो देखो, जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो, ठीक है, और दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखो बेटा, ये 90 अंश का और ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे, न्यून कोण है, तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। इतनी बात समझ आई ना। यहाँ पर हम लोग लिख दें समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बेटा, ओ पी क्यू, ये नाम बोल सकते हो, या बोल दो पी क्यू ओ, या बोल दो क्यू पी ओ, कुछ भी नाम बोल सकते हो। ठीक, ये तीनों पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, आप किसी को भी पहले ले सकते हो, पहले तो चाहे क्यू को ले लो या पहले ओ को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे समकोण त्रिभुज, क्या बोले, ओ पी क्यू में, यहाँ पर हो जाएगा ओ पी क्यू में। ठीक है, इतनी बात नहीं, आप ध्यान दो बेटा। देखो, जहां पर 90 अंश का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते कि नहीं बोलते। भाई ये 90 अंश का कोण बना, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, इसको आधार बोल दो या इसको आधार बोल दो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा क्या, आधार, और ये क्या हो गया बेटा, लंब। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लगा दें, जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता होती हैं और तीसरी भुजा अगर नहीं पता होती, उसको ज्ञात करना होता, तो हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग 7th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। पाइथागोरस प्रमेय बेटा क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। सबकी वैल्यू रख दो बेटा। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 12, ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब बेटा कितना है, लंब की वैल्यू तो हमें निकालना है। ये क्या है, इसके साथ लिख दो QP, हाँ QP लिख दो या PQ लिख दो, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा QP का होल स्क्वायर प्लस आधार बेटा कितना है, आधार है OP की वैल्यू क्या है 5, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू QP का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल टू QP का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 119 इक्वल टू QP। ध्यान दो, ये स्क्वायर है इधर आएगा बेटा, क्या हो जाएगा कर्डी, तो QP या PQ की वैल्यू कितनी आ गई √119। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। ये क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है, बात समझ नहीं आई। आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लेना। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं प्रमेय नंबर 10.2। ये बेटा प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा BBMIMP, मतलब बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय। ठीक है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल जरूर पूछी जाती है। ठीक, देखो बेटा, ये 2020 में भी आई थी, जो हमारा पेपर अभी हुआ है ना जल्द में, और जिसका रिजल्ट भी आ गया है, वहां पर भी ये प्रमेय पूछी गई थी। प्रमेय क्या है बेटा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या लिखी प्रमेय भाई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर। मतलब कोई जो हमारी प्रमेय है, प्रमेय ये बताना चाह रही कि कोई अगर बिंदु होगा, कोई एक वृत्त होगा, वृत्त से बाहर कोई एक बिंदु होगा, ठीक है, उस बिंदु से जो हमारी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी उनकी लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी। नहीं समझ आ रही क्या बात, देखो कोई एक ये बेटा क्या है, वृत्त है, गोल नहीं बन पाया, ठीक है, ध्यान आप लोग प्रकार से बनाना अच्छे से फिगर, ठीक है, देखो समझो इसको, ये कोई एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है, तो यहां से मैंने एक स्पर्श रेखा ये खींच दी और एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर दो ये स्पर्श रेखाएं खींची, इनकी लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर, और ये क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक, यही प्रमेय बोल रही है भाई। लिखा ना, बाह्य बिंदु से, बाहरी बिंदु को यहाँ पर है, से वृत्त पर, वृत्त ये है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये एक स्पर्श रेखा ये मैंने खींच दी, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, तो इनकी लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, ये बताना है, ये ध्यान रखना।
जब हम लोग आगे प्रश्नावली सॉल्व करेंगे 10.2, तो वहां पर ये जो प्रमेय है इसकी बहुत उपयोगिता है। मतलब वहां पर जितने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको इस प्रमेय के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिगर ड्रा करने की बात आती है तो हम लोग जैसे जैसे प्रमेय लैंग्वेज बोल रही वैसे फिगर ड्रा करेंगे। क्या लिखा है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा है। ठीक, कोई एक बाहरी बिंदु ले लो, ये कोई एक बाहरी बिंदु, इसका क्या नाम? P। ठीक है, अब वृत्त की भी तो बात की जा रही थी, यहां पर मैं एक वृत्त ले रहा हूं ये। ठीक है, ये वृत्त ले लिया, इसका नाम इसका ये जो केंद्र है ये बेटा क्या है? O है। ठीक है, और इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींच दो। एक मैंने स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा खींची। ठीक है, इसका नाम दे दो P, क्यों बोल दो इसको, या A बोल दो। ठीक है, और एक स्पर्शरेखा और खींच दो, एक स्पर्शरेखा ये मैंने इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया? B। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि ये वाली स्पर्शरेखा इस स्पर्शरेखा के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, आप लोग जानते हो ना कि प्रमेय सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ज्ञात है लिखा जाता है, फिर इष्ट लिखो। इष्ट का मतलब क्या होता है? जो हमें सिद्ध करना होता है। ठीक है, ज्ञात है में क्या लिखते हैं हम लोग? जो बातें में प्रमेय लैंग्वेज में बताई जाती है। ठीक है, और उसके बाद बात आती है रचना की। रचना में जो हम लोग इस तरह से अलग कुछ काम करते हैं फिगर में, वो रचना में लिखते हैं। और लास्ट में क्या होती है? उपपद में क्या होता है कि हम लोग कैसे सॉल्व करके ये ला रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखेंगे? देखो, ज्ञात है में क्या लिखेंगे? ओ केंद्र का एक वृत्त है। ठीक है, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखाएं PB व PA है। ठीक है, तो यहां पर लिखो ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखाएं कौन कौन सी भाई? PA तथा कौन है? PB है। ठीक है, इतनी बात सुन गई। अब हम लोग लिखेंगे इष्ट। इष्ट मतलब क्या होता है? जो सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है? कि स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर, मतलब PA इक्वल टू PB है ना। यहाँ पर हो जाएगा PA इक्वल टू PB। ठीक है, अब हम लोग करेंगे रचना। देखो, रचना में क्या करेंगे? O से A B तथा P को क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे O से A, B तथा P को मिलाया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उपपद। अब हम लोग उपपत्ति देखेंगे। ठीक, देखो कैसे इस प्रमेय को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो बेटा, यहां पर डबल त्रिभुज बने हैं। ठीक, कौन कौन सा त्रिभुज बना है? एक त्रिभुज बना है PBO। ठीक है, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है PBO। दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है? POE। ठीक, ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या दिखा देंगे? सर्वांगसम दिखा देंगे। ठीक है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो। ठीक है, सर्वांगसम क्या होता है और सर्वांगसम करने के कितने नियम होते हैं। ठीक है, और देख लो, अगर नहीं पता तो देख लो सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम, सर्वांगसम। ठीक है, देखो यहां पर अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? सर्व प्लस अंग प्लस क्या? सम। सर्व का मतलब होता है सभी। ठीक है, दिख रहा है ना? सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। अंग का मतलब क्या होता है? अंग का मतलब होता है भुजाएं एंड क्या? कोण। ठीक है, और सम का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, अगर हम दो त्रिभुजों को या किन्हीं भी दो आकृतियों को अगर हम
सर्वांगसम बता देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो दोनों एक जैसे हैं। अगर कोई चीज एक जैसी है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम शक्ल। हम क्या शक्ल, जो ये हम शक्ल होता है इसी को मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है, हम शक्ल में क्या होता है भाई, सिर्फ दो लोग हैं, अगर दो लोग हम शक्ल हैं तो क्या होगा, दोनों सेम एक जैसे होंगे। ठीक, वही हाल किसका होता है, सर्वांगसम। हम शक्ल को ही हम लोग मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज पी बी ओ है और दूसरा त्रिभुज पी ओ ए है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा देंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों एक ही जैसे हैं। जब एक ही जैसे हैं तो ये लंबाई और ये पी ए और पी बी क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें तीन बातें बराबर लिखनी है, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। जो हमारा त्रिभुज ये वाला है, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीन ऐसे बातें बराबर दिखा दो। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों की तीन बातें बराबर दिखा दो आप, तो जिससे हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कौन कौन सी तीन बातें बराबर दिखानी है। वो बातें यहाँ पर दी गई हैं, केवल ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखो बेटा कौन कौन से त्रिभुज लेना, हमें दो त्रिभुज लेना है। एक त्रिभुज लेना पी बी ओ, दूसरा त्रिभुज क्या लेना, पी ए ओ। तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज पी बी ओ तथा त्रिभुज कौन सा, पी ए ओ में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों की तीन बातें बराबर दिखानी, सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन बातें बराबर दिखानी होती। ठीक है, देखो पहली बात बेटा क्या, ये बताओ बी पर कितने अंश का कोण बन रहा है, बी पर कितने अंश का कोण बन रहा है भाई, 90 अंश का। हाँ ठीक है, ए पर कितने अंश का कोण बन रहा है, हाँ कितने अंश का, 90 अंश का। अच्छा क्यों बन रहा है, कोई बताएगा, जिसको ये बात पता हो कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है, और जिसको नहीं पता वो ध्यान दें। देखो बेटा प्रमेय 10.1 मैंने पढ़ाई थी, प्रमेय 10.1 क्या पढ़ाई थी, कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब होने का मतलब क्या, 90 अंश कोण बनेगा। देखो ये स्पर्शरेखा है, ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर ये कितने अंश कोण बनाएगी, 90 अंश का। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बन रही है, ये स्पर्शरेखा है और ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर कितने अंश कोण बनेगा, 90 अंश। मतलब प्रमेय कौन सी काम कर रहे हैं, 10.1। ठीक है, तो यहाँ पर 90 अंश कोण, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण। तो हम लोग बोलेंगे कोण बी बराबर कोण ए, बराबर है कि नहीं भाई, कोण बी का मान 90, कोण ए का भी मान 90, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोण ए बराबर कोण बी। क्यों बराबर, क्योंकि दोनों के मान 90 अंश। ठीक है, और कोण बी को लिखने का तरीका ये होता है, चाहे तो लिख दो कोण बी ही लिख दो, या लिख दो कोण पी बी ओ, क्या लिख सकते हो, पी बी ओ, या लिख दो ओ बी पी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ओ बी पी, तीनों का मतलब एक ही चीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर किसी को लिख दो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कोण पी बी ओ इक्वल टू, ठीक क्या लिखेंगे, कोण पी बी ओ इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ए ओ, कोण पी ए ओ। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण क्या है, 90 अंश, या लिख दो प्रमेय 10.1 से, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या पूरी लैंग्वेज लिख सकते हो कि जो स्पर्शरेखा होती है वो, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो एक बात तो दोनों त्रिभुजों की बराबर हो गई। ठीक है, अब हमें देखो एक बात तो बराबर होगी, अभी भी दो बातें हमें बराबर दिखानी। देखो कौन सी बातें बराबर दिखानी, देखो ध्यान दो बेटा, अगर हम लोग त्रिभुज पहला वाले ये वाला त्रिभुज बनाएंगे पी बी ओ, अगर इस त्रिभुज को बनाएंगे तो ये पीओ रेखा आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। अगर हम त्रिभुज पी ए ओ बनाएंगे तब भी पीओ रेखा आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही। पीओ रेखा को चाहे पीओ बोलो या ओपी बोलो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि पीओ इक्वल टू पीओ, मतलब जो पीओ रेखा है वो दोनों त्रिभुजों में है, त्रिभुज पीबी ओ में भी है और पी ए ओ में भी है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सार्वनिष्ठ, क्या बोलेंगे, सार्वनिष्ठ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन ना, वही सार्वनिष्ठ। कॉमन की हिंदी ही क्या होती है, सार्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो दोनों स्थानों में हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों त्रिभुजों की दो बातें बराबर हो गई ना, तीसरी बात क्या होगी बराबर, कौन बताएगा, कोई बताएगा,
जिसको भी पता है वो कमेंट करके जरूर बताए, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो देखिए। देखो बेटा क्या है, अच्छा बताओ, ओ बी, ओ बी क्या है, क्या है भाई, ओ बी त्रिज्या है ना, मतलब केंद्र तथा परिधि पर मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना। तो ओ बी क्या है, त्रिज्या है। ओ ए क्या है, ओ ए भी तो त्रिज्या है भाई। तो हम लोग जानते हैं एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी ओ इक्वल टू क्या, ए ओ। फिर यहाँ लिख दो, क्या लिखोगे भाई, ये कारण यहाँ जरूर देना, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। ये हो गया। देखो मैंने इन दोनों त्रिभुजों की तीन बातें बराबर दिखा दी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गया ना। सर्वांगसम दिखाने के लिए तीन बातें बराबर दिखानी होती है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, लिख दो त्रिभुज पी बी ओ सर्वांगसम। सर्वांगसम का निशान ये तो होता है ना, बराबर का निशान लगा के ऐसे, ठीक है। और त्रिभुज कौन सा, पी ए ओ। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर। मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, पी बी इक्वल टू क्या, पी ए, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए इक्वल टू पी बी, नो प्रॉब्लम, आगे पीछे, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। ऐसे होगा। अगर यहां पर बात की जाए कि जो सर्वांगसम करने का नियम है, वो बेटा नियम क्या लग रहा है, बोलो, कोण भुजा नियम से, ठीक है। यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, ऐसे आप कर देना, ठीक है। और अगर आप लोगों को बेटा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। और जो तुम्हारे दोस्त हैं जिनको जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी हमारे चैनल स्टार अकेडमी के बारे में बताइए। और उनको अगर वीडियो पसंद आता है तो उनसे बोल दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।